जवाई पुनर्भरण है, इसी के साथ जुड़ता हुआ प्रश्न है कि ये जो जवाई नहर है ये चांदराई तक है, तो उसे नौसरा तक बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं? राजनीति आपको मानसिक रूप से थका देती है? अभी जो छात्र संघ चुनाव पे सरकार द्वारा रोक लगाई गई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? 300 करोड़ का जो बजट सैंक्शन हुआ है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसा कोई अफसोस है छगन सिंह जी को? कुछ बातें राज है तो राज ही रहने रहे तो ठीक है। सबसे पुरम्न वाकया है ये, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई, और इसी वाकये को तोड़ने के लिए कि समाज में बात हो, संवाद हो, इसीलिए हमने ये प्रकल्प शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप खंडेलवाल और मेरे साथी दुष्यंत भट्ट। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल संवाद पर। संवाद एक ऐसा मंच जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों यथा राजनीति, साहित्य, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, धर्म और अध्यात्म से उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिनके कार्य से समाज को एक नई दिशा एवं दशा मिल सकती है, तो समाज को एक नई गति प्रदान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम बुलाकर उनके कार्य, उनकी कार्य रीति और उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बात करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जो जितने सरल है उतने ही स्वाभिमानी है, जो राजनीति की एक धारा को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि अक्सर हम राजनेताओं से शिकायत रखते हैं कि हमारे राजनेता चुनावों के बाद में नदारत रहते हैं। तो उनके बारे में कहा गया कि राजनेता जब आते हैं तो वो अपना पूरा वक्त देते हैं। उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने आंदोलन करना सिखाया, उन्होंने सिखाया कि टूटी हुई सड़कों को टोल देना आवश्यक नहीं है, चाहे वह टोल नाका किसी भी बड़े व्यक्ति का, किसी भी बड़ी ताकत का हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया तो लोगों ने उपवास उड़ाया कि इस आंदोलन का कुछ भी नतीजा न होगा। लेकिन जब उस आंदोलन को 22 दिन बीत गए तो उन लोगों को झुकना पड़ा जो अन्याय के खिलाफ बोले, और अब वो आहोर से विधायक है। नमस्कार छगन जी, हम हमारे संवाद पर आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, नमस्ते आपको दोनों। संवाद पे सबसे पहले तो आपने जो अपना वक्त दिया, इतना व्यस्ततम अपना शेड्यूल है जो आपका, उसके बाद में भी आपने हमें वक्त दिया और आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नहीं, इसमें धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे भी ड्यूटी बनती है कि आप जिस प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए इसके माध्यम से, संवाद के माध्यम से जनता को जो वास्तविकता है, आप अलग अलग क्षेत्र से सभी को बुलाएंगे और उसमें उनसे रूबरू होकर कुछ न कुछ जनता के हित की बात पूछेंगे, या उनसे कोई भी भले किसी भी क्षेत्र का हो, व्यापार जगत का हो, राजनीति क्षेत्र का, तो कहीं न कहीं जनता का भला होगा। ये आपको धन्यवाद है कि आप इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। छगन जी, आप ये बताइए कि आप राजनीति और उस सारे मुद्दों पे हम आएंगे बाद में, अभी आपकी वर्तमान स्थिति पर आपने बचपन के बारे में बताइए। जी, अर्जी में प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा अर्जी में प्राप्त की, वहीं पर खेले, वहीं पर पढ़े, और उन्हीं गांव वालों के बीच में जो अलग अलग के, जो आज की स्थिति में हम नवरात्रि कहे, गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम कहे, कृष्णाष्टमी के कार्यक्रम कहे, उन्हीं के साथ में खेल बढ़कर बड़े हुए, और उन्हीं के द्वारा वहीं से यहीं अपने यहाँ जालोर में ही कॉलेज करी, राजकीय कॉलेज से। यहाँ पर चुनाव भी लड़ा 2000 में, लेकिन अंतिम समय में 2 बार चुनाव रद्द हो गए और अंतिम समय में चुनाव हुए नहीं। चुनाव लड़ा है कॉलेज का, लेकिन मैंने प्रचार पूरा करा था, लेकिन वोट नहीं हुए, और वोट नहीं होते तो रिजल्ट नहीं आया। उस समय बड़ा पैनल भी बनाया था, उसमें हमने बहुत करा था। तो इस प्रकार से शिक्षा जगत से जो राजकीय कॉलेज में करी, स्कूल भी हमने राजकीय विद्यालय से कराए, उससे कहीं न कहीं हमारा मतलब मैं ये कहूँ कि अर्जी में ही पूरा जीवन आज दिन तक, भले ऐसे गए होंगे बाहर, लेकिन कॉलेज से लेकर अभी तक खाली 1 साल पढ़ाई करने के लिए कर्नाटक गए थे, उसके अलावा पूरा जीवन यहीं निकला है अर्जी से और इसी क्षेत्र में। उसके बाद में अगर बात करें तो व्यापार भी वहीं से करा, बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य शुरू करा, फिर खेती भी करते थे, अलग अलग छोटे छोटे एजेंसियां भी लेते थे, अलग अलग ये अपने वोडाफोन की है,
उसमें शुरुआत में वोडाफोन, अलग अलग पूरे और तहसील की उसमें भी एजेंसी ली, तो काम भी उस समय करा है और खेले भी खूब है, क्रिकेट खेला है, वॉलीबॉल खेले, तो उस समय खेले भी। और लगभग आज की स्थिति में आप देख रहे कि जनता ने दूसरी बार आशीर्वाद दिया है, तो विधायक भी बने दूसरी बार। तो आप छात्र राजनीति में सक्रिय थे? बिल्कुल, तभी तो चुनाव लड़ा था जी जी। छात्र कॉलेज में, और उसके बाद में भी लगातार रहते थे, सक्रिय रहते थे, लेकिन सीधा हस्तक्षेप नहीं होता था। जो भी कॉलेज चुनाव लड़ते थे, जब तक पढ़े तब तक करते, उसके बाद में कॉलेज राजनीति से दूर, लेकिन कॉलेज चुनाव भी लड़े और पहले लड़ाया। तो जब छात्र राजनीति में आप सक्रिय थे, तो अभी जो छात्र संघ चुनाव पे सरकार द्वारा रोक लगाई गई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये अभी नहीं लगाई है, पिछले 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस की सरकार ने ये रोक लगाई थी। और उस समय भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस समय भी अशोक गहलोत जी ने रोक लगाई थी। उस पीरियड में भी चुनाव नहीं हुए। उनको वही राजनीति में लगता था कि अगर ये होता है तो ये कॉलेज चुनाव हो गए तो वो वापस माहौल ख़राब हो जाएगा, उस अंतिम समय में ही लगाते। लेकिन कहीं न कहीं अब वही उनके नेता सब कह रहे हैं कि कॉलेज चुनाव होने चाहिए, तो उस समय रोक नहीं लगानी चाहिए थी। और हम तो वैसे अगर छात्र सब चाहते हैं उसके लिए हम भी कर रहे पैरवी, वैसे खुले में तो नहीं है, जहाँ कहना चाहिए वहाँ कहते ही है कि कॉलेज चुनाव हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप छात्र राजनीति के समर्थक हैं? और बिल्कुल समर्थन, क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई भी चुनाव लड़े, उसमें लीडरशिप बिल्ट होती है। कहीं देखे हमारे अभी भी विधानसभा में 8 से 10 ऐसे राजनेता है जो छात्र संघ चुनाव लड़कर जो अध्यक्ष बने राजस्थान यूनिवर्सिटी के, ऐसे कई, राजेंद्र जी राठौड़ से लेकर शांति धारीवाल, प्रताप सिंह जी से जैसे रविंद्र सिंह जी, ऐसे सब कई छात्र संघ अध्यक्ष रहे हुए। अभी युवा 2-3 और आए हुए, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन 8-10 ऐसे हैं जो अध्यक्ष रहे हुए कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और वो अभी विधायक बने हुए हैं। ठीक बात है। अब आपकी प्रारंभिक शिक्षा हरजी से हुई और आहोर क्षेत्र में हुई, तो आहोर क्षेत्र में शिक्षा का स्तर अभी किस तरह से, और आप जब पढ़ते थे उसमें कुछ बदलाव आया है? जब हम पढ़ते थे तो जब मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने 10वीं की परीक्षा अर्जी, 10वीं पढ़ाई तो अर्जी में की, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए मैं गुड़ा जाना पड़ता था। मैं गुड़ा बालोतान में एग्ज़ाम देने गया, 10वीं और 12वीं सेंटर हुआ नहीं करते थे, और अर्जी में स्कूल थी, उसके बाद में गुड़ा थी, आसपास में सीनियर हाई सेकेंडरी नहीं थी। और अगर देखें तो 15-20 बड़ी मुश्किल से पूरे क्षेत्र में 10 स्कूल होगी सीनियर हाई सेकेंडरी। लेकिन आज की स्थिति देखते तो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है। वो विजन था। मैं आपको जब मेरे से सवाल पूछ रहे तो मैं 3 व्यक्तियों को इस मामले में धन्यवाद देना चाहूँगा, 2 व्यक्तियों को। पहला यशस्वी मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी रहे, भैरू सिंह जी शेखावत साहब को, उन्होंने 8वीं तक स्कूल को क्रमोन्नत करा था प्रत्येक ग्राम। उस समय स्कूल 5वीं तक भी बड़ी मुश्किल से नहीं हुआ करती, तो उन्होंने पूरे क्षेत्र में 8वीं प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे करी। 2003 में जब भाजपा की सरकार बनी, वापस वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने एक आदेश निकाला कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं स्कूल होनी चाहिए। तो उसकी घोषणा करी और वो क्रियान्वित हो गई। और फिर 2013 में वापस उनकी सरकार आई, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने वापस घोषणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल बननी। आपने स्कूली शिक्षा का पूछा, इसलिए उस समय की स्थिति कहे तो स्कूल मेरी क्लास में, मैं 11th में पढ़ रहा था, और 17 स्टूडेंट थे, और स्कूल आसपास में नहीं थी। उसके बाद में मात्र 17 स्टूडेंट 11th में। और तो इसका मतलब समझो पढ़ाई करना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब स्कूल आसपास में थी। आज प्रत्येक गांव में आपको, प्रत्येक गांव के मुख्यालय पर जो हाई सेकेंडरी बनी है, बड़ा गांव है तो वहाँ मुख्यालय नहीं तो भी सीनियर हाई सेकेंडरी। तो आज की स्थिति देखें तो करीब 40 का रेशियो आप प्रत्येक कक्षा का होता है कम से कम। तो अब पढ़ने में भी खूब सारा, क्योंकि जब स्कूलें खुली है तो अब पढ़ भी रहे बच्चे, तो इसका फ़ायदा भी मिला। और सब जगह आज लगभग सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में जहाँ सेंटर है, जहाँ नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, वहाँ पर सभी जगह पर बोर्ड के सेंटर हो गए। तो अब उन्हें गांव छोड़कर भी नहीं जाना पड़ता। हमें तो 1-1 महीना बाहर रहना पड़ता था। उस समय छोटी उम्र 10वीं में थे, लेकिन उस समय भी गुड़ा बालोतान में हमारे लिए बड़ी बात होती थी, छोड़ते नहीं थे पहले। तो ये आज के बच्चे तो बोले 10वीं वाले भी होशियार हो जाते, लेकिन उस समय ग्रामीण परिवेश था।
तो ये स्कूली शिक्षा में आज की स्थिति देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ साइंस की आवश्यकता है वहाँ साइंस खोले, कॉमर्स की आवश्यकता है वहाँ कॉमर्स भी खोले। तो बच्चों में जो जो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि भाई मैं तो विज्ञान क्षेत्र में यहाँ कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, तो साइंस सब्जेक्ट चुने। कोई चार्टेड अकाउंटेंट या इसी बैंकिंग में जाना चाहते तो कॉमर्स चुने, उनके लिए भी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए प्रयास करते हैं। इस प्रकार से अब स्थिति बढ़िया है। पहले जालोर में पढ़ने आना पड़ता था, दूसरी सब्जेक्ट लेते थे जिले मुख्यालय पर गांव के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए। तो ये बहुत अभी अगर सोचे तो बहुत बड़ा इसमें अचीवमेंट प्राप्त किया है। आपके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बारे में आपका? राजनीति क्षेत्र की शुरुआत जैसे कि पहले से ही भाव ये था कि जब पढ़ते थे तब भी, मैं तो पहले भी चर्चा करी हुई है कि सेवा का भाव था कि मेरे को कोई अगर काम बता दे और उसको करना, मेरा यूँ मन में यूँ लगता था कि काम करा है। उसी को लेकर जब हम दूसरे क्षेत्र में, ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र में या ये जो भी दैविक कार्य हो या गांव के कोई ऐसे कार्य हो, उसमें भाग लेते थे। उसमें उसके बाद में सेवा का भाव भी था। फिर स्वयंसेवक भी थे, तो स्वयंसेवक होने के नाते और भी ज़्यादा उसमें लोगों के बीच में जाने का होता था, उनसे बात करने का होता था और उसमें सेवा ही सिखाई जाती थी, राष्ट्रवाद सिखाया जाता था। तो उस शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। फिर थोड़े कॉलेज पढ़ लिए, कॉलेज चुनाव लड़ लिया और चुनाव हुआ नहीं, लड़े तो पूरे ही है। सुबह कैंसिल हुए, रात को 12 बजे कैंसिल हुए, तो वोटिंग खाली नहीं हुई लेकिन बाकी तो पूरा चुनाव लड़ा। दो बार पूरी तैयारी करी है। सुबह 12 बजे कैंसिल हुए एक बार, तो रात को 12 बजे और सुबह वोट होने थे। तो इस प्रकार से चुनाव पूरे लड़े हुए थे। और उसके बाद में संगठन में काम करा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में काम करा, बूथ स्तर पर काम करा। फिर हमारे उस समय खंड होता था, खंड पर काम करा। तो धीरे धीरे मंडल महामंत्री बने, फिर जिला मंत्री बने। तो जिला मंत्री बने, फिर राजनीतिक क्षेत्र में खूब सभी लोगों की इच्छा थी। हम कहते थे, कार्यकर्ता कहते कि आप भी तो टिकट का प्रयास करो। मैं हंसता था, मैंने कहा अपने को टिकट की क्या जरूरत है, अपन तो संगठन में काम करेंगे। फिर एक बार सबने कहा कि चुनाव लड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर टिकट दोगे तो ज़रूर लड़ेंगे, लड़ने की इच्छा तो है ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर काम करो, आपको टिकट भी मिलेगा और बढ़िया होगा सब कुछ। तो ऐसे ही एक साधारण परिवार से कह सकते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे भाई कोई राजनीतिक क्षेत्र में थे नहीं। हम पंचायत के चुनाव हमारे परिवार वाले जरूर लड़ते थे, वो भी चुनाव बहुत बढ़िया से लोगों की इच्छा के अनुरूप लड़ते थे, वो भी ज़बरदस्ती नहीं कभी भी। तो उसके बाद में जब टिकट मिला तो जनता ने आशीर्वाद दिया, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाई। तो पहली बार 31,000 वोटों से मतलब और के इतिहास में 31,000 वोटों से आज दिन तक कोई नहीं जीता है। भले अलग अलग क्षेत्र में खूब सारे कैंडिडेट पहले भी खड़े होते थे, लेकिन उनकी जीत का विशेष प्रतिशत में 14-15 हज़ार का मार्जिन था। तो पहली बार 31,000 से जीते, उसमें कार्यकर्ता और पूरी और जनता का ये आशीर्वाद रहा ना, उसको लेकर मुझे भी लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो खूब सारे 5 सालों में विपक्ष में रहते हुए खूब सारे प्रयास किए। स्थानीय नेता कौन है जो आपको प्रेरणा देते? स्थानीय नेता वैसे सही बताए तो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे स्वयंसेवक था और सेवा का भाव था। तो पहले से ही हम काम करते थे, पूरा क्षेत्र में काम करते थे। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट में देखता हूँ, क्रिकेट खूब खेला हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसा, कोई कहते हैं कि आपका कौन सा क्रिकेटर आइडियल है, तो एक भी नहीं है, सभी क्रिकेटर भारतीय हैं। तो उस स्थानीय नेता भी कोई सब ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ ही थे। और ऐसा कोई मेरे मन में, ये स्थानीय की बात करें तो कोई ऐसा नहीं। जैसा कि आपने बताया कि आप स्वयंसेवक थे और अब भी आप स्वयंसेवक हैं जी। तो संघ से आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि एक अगर आपको देखें और आपकी कार्यशैली देखें तो जिस वक्त में एक राजनीति इमेज ड्रिवन हो गई है, लोग अपनी इमेज पे बहुत काम करते हैं, अपनी पीआर पे बहुत काम करते हैं, हर छात्र नेता भी अपनी पीआर लगा रखे हैं। तो उस वक्त आप बिल्कुल साइलेंटली काम करते हैं। लोग कहते हैं कि छगन सिंह जी की जो कार्यशैली है वो संघ की कार्यशैली है। जिस तरह संघ भीतर काम करता है,
उसी तरह छगन सिंह जी जो है बाहर अपने आप को ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं करते हैं, भीतर भीतर का काम करते हैं। तो संघ से आपका रिश्ता क्या है और क्या आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपकी राजनीति में संघ का बराबर की भागीदारी है और आप संघ के द्वारा भेजे गए हो या आप पार्टी के पसंद हो? बिल्कुल सर, स्वयंसेवक थे तो कहीं न कहीं उनकी इच्छा थी कि चुनाव लड़े, तो उनके द्वारा ही भेजे गए। हमारे पास कोई इतना मैं कह रहा हूँ मैं कोई था नहीं। और जब आपने कार्यशाली का पूछा तो मुझे पता है ना, मैं आज भी मेरे जहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक होती है मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं कोई होता ही नहीं है, हम होते हैं, हम मिलकर ही इसमें सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन मैं का भाव आ गया ना, तो उस दिन से आप खुद तो नहीं रहोगे और पार्टी भी कहीं न कहीं बिखर जाएगी। तो हमेशा मैं एक ही कहता हूँ कि हमें अपने पार्टी के लिए ही काम करना है। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, पार्टी जब चाहे कैंडिडेट बदल सके। पार्टी, क्योंकि आप पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, न कि किसी व्यक्ति के लिए काम करें। जो व्यक्ति के लिए काम करे वो निर्दलीय लड़े, पार्टी में क्यों? आज मैं 2 बार चुनाव लड़े हूँ, आज मैं एमएलए 2 बार बना हूँ, तो कोई मैं छगन सिंह नहीं जीता है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो वो कार्यकर्ताओं के बूते पर जीतती है। तो कल उठ के आज मैं 3 चुनाव लड़ के एमएलए बन के फिर मैं निर्दलीय लड़ के 5,000 10,000 वोट भी लो, तो वो 10,000 वोट भी पार्टी के कारण से बने, मेरे कारण से नहीं बने। अगर मैं पहले लड़ता तो 500 में सिमटता, कई लड़ते हैं ना 700 500 में सिमटते। तो ये पार्टी की ताकत है कि उन्होंने, और जो पार्टी कार्यकर्ता को बूते पर, कार्यकर्ता रात दिन दौड़ता है उस समय और महीने भर तो सोता भी नहीं है। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपने को पार्टी के हित के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है नेता के मन में भाव आ जाए, कभी कभी होता ही है, स्वार्थ आता है नेता के मन में, तो पार्टी के लिए गलत बात भी कर ले, तो हमें उस नेता की नहीं चुननी है जो पार्टी के खिलाफ बात करे। उस समय भी खुद को पार्टी के लिए, क्योंकि आप पार्टी के से जुड़े हुए, आपके खुद के कोई आदमी है वो ठीक बात है, वो करे काम नहीं करे, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के साथ रहे, ऐसा मैं सबसे कहता रहता हूँ। इसलिए ये भाव होता है कि हम सब पार्टी को कैसे मजबूत बनाएं। 5 वर्षों के कार्यकाल में भी पार्टी को मजबूत करी है, अब भी कार्यकर्ताओं के साथ में रूबरू होना, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना। मेरे एक भी कार्यकर्ता अगर मुझे फ़ोन पर भी काम बताता है तो मैं आज भी उनके लिए लड़ झगड़ लेता हूँ, कहीं से भी, किसी भी अधिकारी से, और भले वो उसके लिए मेरे संबंध खराब हो तो हो, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को, मुझे पता है कि छगन सिंह अगर किसी की वजह से है तो कार्यकर्ताओं की वजह से, अगर वो उसके लिए मैं नहीं कर सकता तो फिर ठीक भी नहीं है। तो मेरा संबंध उनसे ठीक नहीं रहता, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, इसलिए कार्यकर्ता का भाव बढ़िया रहता है। इसी कारण से मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहे। नेता कोई भी बन सकता है, कोई भी आ सकता है, टिकट किसी को भी दे सके। तो इस कारण से हम, जैसा आप सोच रहे हैं कि साइलेंट है, तो वो तो बहुत होना ही चाहिए, ये काम होना चाहिए। कि राजनीति में महत्वाकांक्षा को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, अच्छा सवाल है। राजनीति में महत्वाकांक्षा, जब राजनीति में जब आदमी कुछ प्राप्त कर लेता है, पहले जब स्वयंसेवक होता है बूथ अध्यक्ष बनता है, मतलब कि जब कार्यकर्ता होता है तो बूथ अध्यक्ष बनता है। बूथ अध्यक्ष चाहता है कि मैं उससे ज़्यादा बढ़ूँ, तो मंडल में पदाधिकारी बनता है, मंडल में पदाधिकारी बनता है तो अध्यक्ष भी बनना चाहता है, अध्यक्ष के बाद में जिले में पदाधिकारी बनना चाहता है। फिर एमएलए जो बनते हैं चुनाव लड़के, तो उसको लगता है कि मैं मंत्री बनूं, मंत्री को लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और मुख्यमंत्री को, क्योंकि इसमें महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं है, अंतिम समय तक आदमी की कोई कोई दिमाग में रहता है। इसीलिए राजनीति एक कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा का ही एक जाल है बना, उसमें कभी पूर्ण आदमी खुद को सेटिस्फाई कम करता है कि नहीं यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, तो वो हमेशा इसमें चलता ही रहता है और होना भी चाहिए। अगर आदमी में ये भाव है तभी वो सेवा कर पाएगा। अगर राजनीति में जीवित रहना है और उसको आगे बढ़ना है तो जनता की सेवा करना पड़ेगी, और सेवा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सेवा करनी है तो जनता की सेवा होगी, नहीं तो उनको वापस बैक फुट पे आना ही है और ख़त्म होना ही है। राजनीति में सेवा आज की स्थिति में और ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो हो सकता था कि एक लेवल पे था, अब हर समय हर जगह पर आपको विधायक बने तो विधायिका पर भी ध्यान देना है, आपको उस कानूनों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको जनता के सुख दुख में भी आना पड़ेगा। वहाँ की छोटी छोटी समस्या का भी अभी लोगों में प्रश्न कर लेते हैं हमसे कई तरह के, नाली ठीक नहीं है, गलियों में सड़कें नहीं बनी हुई है, तो कुछ ग्राम पंचायत स्तर का काम होता है वो ग्राम पंचायत करती है, नगर पालिका स्तर का काम होता है नगर पालिका करती है,
कुछ काम अलग अलग क्षेत्र के विधायकों का काम बड़ी व्यवस्था को लेकर, जैसे डेवलपमेंट भी साथ में बड़ा करना है तो साथ में कानून भी बनाना है, तो उसको लेकर भी करते। तो आज की स्थिति में सरपंच भी विधायक है और नगर पालिका चेयरमैन भी विधायक है, और विधायक को खुद का भी काम करना है और क्षेत्र के सुख दुख में तो सभी कामों को लेकर करना है, सेवा करनी है। तो अगर महत्वाकांक्षा है आदमी की तो वो सेवा करता रहेगा, और उसने अगर महत्वाकांक्षा ये ठीक है अपने जीत लिए, विधायक बन लिए या मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिस दिन से बने थे, ये अंतिम पंक्ति है कि भाई प्रधानमंत्री बन गए, इसका मतलब पूरा इसके ऊपर कुछ होता नहीं प्रधानमंत्री के ऊपर। बनने के बाद में भी 2014 के बाद में सतत रूप से वो जनता की सेवा में, उनका ये भाव नहीं है कि महत्वाकांक्षा ये है उनकी कि मैं जनता की सेवा, अंतिम जब मैं सीट पर बैठा हूँ तो ये अंतिम समय तक मैं उनकी सेवा करता रहूँ, तो ये भाव होना चाहिए। ये भी एक महत्वाकांक्षा की सेवा का भाव, तो ये महत्वाकांक्षा तो होती है। थोड़े समय में नए मंत्रिमंडल का गठन होगा तो पूरे और क्षेत्र से जन जन से आवाज़ है कि मतलब चबिन जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। आपका इस पर क्या विचार? हो सकता है मेरे कार्यकर्ता मंशा हो सकता है क्षेत्र की पूरे मंशा हो, पूरे राजपुरोहित समाज हाँ ये भी बात सही है आपकी। राजपुरोहित समाज में मुझे हर समय, मैं आज भी जहाँ जाता हूँ तो मुझे हमारे आपके राजपुरोहित समाज का एक भी 36 कौम वाले पूछते हैं कि आपके राजपुरोहित समाज के एक ही विधायक हो तो आपकी बार तो आपको मंत्री बनाए। मैंने कहा विधायक बनाओ, विधायक भी सरकार का पार्ट हो, तो जो भी सरकार और जो भी आला कमान, जो भी अपने मुखिया है, वो जो आदेश करेंगे उस प्रकार से पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर विधायक के लिए करना है तो विधायक के रूप में करेंगे, और कोई जिम्मेदारी देते तो उस हिसाब से करेंगे। जिस क्षेत्र में भी जिम्मेदारी देंगे वो ईमानदारी के साथ में उसको निभाएंगे। मंत्रिमंडल कोई अंतिम वो नहीं है कि यही करना है, वो नहीं है। हमारे विधायक भी है और हमारी जनता की सेवा में ऐसे भी विधायक बनकर भी कर रहा हूँ, फिर भी जनता की और कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है तो वो मांग करते ही है, और ये होता ही है सब जगह। जो अपने अपने जो चहेते होते हैं, जिसको कह सकते हैं ना फॉलोअर्स, वो फॉलोअर्स डिमांड करते हैं कि ये अगर हो जाए तो बढ़िया है, तो उसका तो मैं भी सम्मान करता हूँ उनका भी कि जो अपने लिए इतना बड़ा सोचते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे लिए इस प्रकार की भावना को लेकर भाव है उनके अंदर, तो मैं उनको इस मंच से भी, आपके संवाद के माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा, टोल आंदोलन, जो टोल था एक जी उस रोड पे था, और सड़क की स्थिति बहुत बुरी थी और टोल वसूला जा रहा था। तो आपने वहाँ की लोकल जनता को लेके एक जन आंदोलन किया, और 22 दिन तक वो आंदोलन चला, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और उसके बाद में आखिर में आपने अपनी जीत हासिल करी। तो उस आंदोलन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। और एक सवाल ये है कि जालोर की जनता के बारे में ये कहा जाता है कि भोली जनता है, शांत जनता है, कंफर्ट जोन वाली जनता है। उस जनता में आंदोलन चलाना, और आंदोलन चलाते वक्त क्या समस्या आती है? क्योंकि कई तरह के झूठे आरोप प्रत्यारोप, मुकदमेबाजी वगैरह, तो आप उसको किस तरह से? सबसे पहले आपकी बात सही है कि हमारी जनता कंफर्ट जोन में रहना चाहती है और वो ज़्यादा माता पच्ची में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन जब समस्या हद से ज़्यादा पार हो जाए तो उनका भी कहीं न कहीं अर्थ बनता है। जिस रोड को लेकर आप बात कर रहे हैं कि जो जालोर से होकर और से होकर रोहिट की तरफ जाता था, बीओटी रोड था, और राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उसके मंत्री जी का टोल था ये। तो उनको लेकर उनके मन में ये था कि ये टोल रोड तो बनेगा नहीं, टोल हम लेते रहेंगे। हमने उसको लेकर 3-4 बार अधिकारियों से बात करी, अधिकारी से बड़े एक दिन का धरना देकर भी उसको ज्ञापन दिया, और उसके बावजूद भी उन्होंने उसको हल्के में लिया। तो फिर मेरे मन में आया, और सब कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी और सभी जनता की भी इच्छा थी, तो हमने जहाँ हम बैठे थे, देखो कई जिला मुख्यालय पे बैठना, तहसील मुख्यालय पे बैठना, वहाँ पर तो हम हज़ारों लोगों को आना जाना रहता है, और वो कहीं कोई ऐसे आंदोलन को हो सकता है कि हाजिरी दे दे। मैं जहाँ बैठा था वहाँ सुनसान एरिया था, और सुनसान एरिया में टोल पर बैठना, और टोल हमारे सबने एक निर्णय करा कि रोड नहीं तो टोल नहीं।
जब तक रोड नहीं बनेगा हम टोल नहीं देंगे। उसको लेकर बैठे, जब धरने पर बैठे तो मेरे को 2-3 दिन बाद में कार्यकर्ता ने और लोगों ने कहा कि सर ये हम लोग ने जगह गलत सेलेक्ट करी है और ये तो सर हो सकता है कि शुरू में आए फिर बाद में लोग नहीं। तो मैंने कहा मेरे को मैं 4 लाख जनता का नेतृत्व करता हूँ, मैं अकेला भी 4 लाख लोगों के बराबर हूँ, मैं अकेला बैठ जाऊँगा उसमें। जब विधायक बैठेगा तो वो तो अपने आप में पूरे और क्षेत्र की जनता है, तो वो कोई, मैंने कहा भले जो होंगे वो चलेगा लेकिन हम बैठेंगे। तो हमारे कार्यकर्ता ने फिर जनता जुड़ दी गई और जनता ने हर क्षेत्र के, भले एडवोकेट बार एसोसिएशन के लोगों से लेकर जो मेन बुद्धिजीवी होता है उसको लेकर, बाज़ार से जो हमारे और क्षेत्र का बाज़ार जो कभी बंद नहीं हुआ था, पूरे आज दिन तक किसी के आदेश से बंद नहीं हुआ, पूरे दिन तक बाज़ार बंद करके समर्थन दिया। अलग अलग संगठन जितने भी थे उन्होंने दिया। यहाँ पर माइनिंग एसोसिएशन से लेकर सभी एसोसिएशन ने, अलग अलग भले टैक्सी यूनियन का एसोसिएशन, सब ने समर्थन दिया और उन्होंने भारी मात्रा में सहयोग करा। और उसी का नतीजा है कि आज भी वो टोल बंद है। 2021-22 से बंद था, आज 5 साल हो गए टोल बंद है। एक दिन मुझे मंत्री जी आके, जब वो मैं विपक्ष में था और वो सत्ता पक्ष में, मेरे पास आकर बैठे और उन्होंने मुझे को कहा कि आपने तो बहुत बड़ा मेरा नुकसान करा दिया है। मैंने कहा सर मैंने तो आपका आर्थिक लॉस कराया है, हो सकता है आपको लग रहा होगा, वो भी लॉस आपके खुद के हिसाब से हुआ है। आपने मेरी जनता का कितना लॉस कराया वो आपको पता नहीं है। एक भी मौत अगर इस ऐसे रोड से हुई है तो वो कहीं न कहीं आपकी वजह से हुई है। अगर आपको अगर ये टोल लेना है तो आप रोड बना दीजिए, कल शुरू कर दीजिए, रोड बना के आप टोल शुरू कर दीजिए। तो उन्होंने उस विषय को फिर गंभीरता से नहीं लिया था। आज की स्थिति में लास्ट जब हमारी सरकार आई, रोड भी पूरा बना दिया। अब तो चलो बारिश में थोड़ा सा कहीं है तो वो भी अब बारिश को पूरा होते ही उसको ठीक कर देंगे। आज रोड भी बना हुआ है और टोल आज भी बंद है। अब हमने इसको और पीपी मोड़ पर 10 मीटर के लिए अभी सैंक्शन करवाया, डीपीआर बन रही है। तो रोड से लेकर और तक इसका बढ़िया जितना भी जैसे कई पुल बनेंगे, कई फ्लाईओवर, जैसे कि ये रेलवे ट्रैक, ये कहता है ट्रैक, उसके ऊपर से भी फ्लाईओवर बनेगा। तो अप्रैल मई में उसका काम भी शुरू होगा। ये बहुत सुंदर रोड बनेगा और उससे जहाँ पर ये अपने बड़े बड़े सिटीज है वहाँ पर 4 लाइन भी बनाएंगे और बढ़िया रोड बनेगा। और फिर वो पीपी मोड़ पर अलग ट्रैक है, इसको तो हम शुरू करने नहीं दे रहे, अभी तक है नहीं, लेकिन बढ़िया रोड बनेगा तो 1-2 टोल बन भी जाएंगे तो उसमें कोई अतिशयोक्ति, उसका हम कोई सड़क बढ़िया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर भी आज भी और के क्षेत्र में सड़कें सब काम शुरू है। आज एक भी टोल पूरे और विधानसभा में नहीं है, क्योंकि मेरे को कई पीपी मोड़ पे पहले भी कहा था कि आपको वहाँ से पीपी मोड़ पे बना दो, तो नहीं, मैंने कहा हमारी जनता में यहाँ लोकल या ज़्यादा ट्रैफिक तो है नहीं, हमारी जनता को टोल देना पड़ेगा, इसलिए पीपी मोड़ पर कोई रोड नहीं। मैंने प्रयास करके अलग अलग क्षेत्र से आज की स्थिति में अभी 300 करोड़ के रोड स्वीकृत है, अभी जो अब काम शुरू हो गया, अभी जिसका काम शुरू होना है 300 करोड़ का, जो काम सड़कों का शुरू होगा। इसके अलावा ये जो पीपी मोड़ की बात कर रहा हूँ, ये 500 करोड़ का रोड होगा लगभग, इसकी जब डीपीआर बढ़ेगी तब पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा 300 करोड़ के अलग अलग रोड जो है, पुल बन रहे हैं, 50 पुल बन रहे हैं और सड़क भी बन रही है, उसकी वर्क ऑर्डर भी है। कहीं 8-10 ऐसे भी रोड है जो अभी बनेंगे नए। पहली बार मेरे पीरियड में करीब 40 नए रोड ऐसे बने जहाँ आज़ादी के बाद में एक मतलब कच्चा रोड था, वहाँ पर 40 से 45 रोड वो बनाए। तो 300 करोड़ का जो बजट सैंक्शन हुआ है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में? सिर्फ मेरे विधानसभा में, जिसका काम एक रोड वो पूरा बनेगा, ये नौसरा से लेकर जो अपने ये गुड़ा इंद्रपुरा जो बॉर्डर है, पाली की बॉर्डर से लेकर या बाड़मेर की बॉर्डर के बीच में जो रोड है वो पूरा 7 मीटर बढ़िया अभी जो बना है 19 किलोमीटर, ऐसा का ऐसा 58 किलोमीटर और बनेगा। और उसके बाद में छोटे छोटे कई रोड है, कई बड़े रोड है, ऐसे करके 300 करोड़ के पुल और ये करके है। बड़े बड़े पुल भी बनेंगे, ये चिबरवाड़ा नदी भी बनेंगे, अर्जी पर बन रहा है। सामना जो कल सियाना नदी पानी आया था, आपने देखा भी होगा, तो सियाना से सामना में भी हाई लेवल ब्रिज बनेगा, जिस प्रकार से अभी साकरना में बना है उस टाइप से, थोड़ी हाइट कम होगी लेकिन उस टाइप से बनेगा। तो ऐसे छोटे मोटे करके 50 पुल बन रहे हैं, जिसका काम युद्ध गति पर शुरू भी है और कुछ का काम बारिश की वजह से हमने रोका भी है, तो वही उसके बाद में करेंगे।
तो काम में खूब सारा मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में, आप RDS में आज देख रहे होंगे तारों जो पोल लग रहे नए, अलग अलग फीडर बढ़ा रहे, एग्रीकल्चर अलग कर रहे, 3 फेज के कर रहे। अगर पानी की बात करें तो 700 करोड़ का पानी का काम और विधानसभा में शुरू है। अगर एनीकेट की बात करें तो करीब 7 एनीकेट और विधानसभा में सैंक्शन करे, करीब 40-50 करोड़ के वो होंगे। अगर हम स्कूल के कक्षा की बात करें, रिपेयर की बात करें तो वो भी 40-50 करोड़ के काम अभी भवासों से भी करवाए और 20-25 करोड़ के काम अलग अलग क्षेत्र में शिक्षा विभाग में भी चल रहे हैं। हॉस्पिटल 35 हॉस्पिटल बन रहे हैं, 35 हॉस्पिटल्स और विधानसभा में या तो पूरे हो गए या काम चल रहे। उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और में उप जिला अस्पताल भी बनेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में पानी की, बिजली की, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा सब क्षेत्र में काम शुरू है। अभी भैंसवाड़ा का जो मुख्य मार्ग है उस पर 90 लाख में पुलिया जो था, उस पुलिया की अभी एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रही है तो बहुत जर्जर स्थिति में है और कह रहे हैं कि जो जिस तरह से सरकारें काम करती है क्या, और पुरानी सरकार भी हो वर्तमान सरकार भी हो, प्रश्न उठते रहते हैं। तो वो जो 90 लाख का जो पुलिया है और उसकी स्थिति देखे तो लोग बड़े परेशान हैं उससे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 50 पुल स्वीकृत करे, पुल और पुलिये लेकर ये जो काम शुरू करा था, हमारी मंशा थी कि इसको जल्दी पूरा करे। एक ही व्यक्ति के पास 2 पुल के काम थे, एक भैंसवाड़ा के अंदर जाता है वो, एक मेन रोड पर। तो उस दिन भैंसवाड़ा वाला स्वीकृत करवाया तो काम दोनों साथ में थे, तो उन्होंने मेरे को शिलान्यास उसका भी करवाया और उसका भी करवाया। उसने कहा कि मैं सर उसको थोड़ा लेट करूँगा, तो मैंने लेट शिलान्यास करवाना, फिर भी उसने नहीं माना कि सर कर दो सर, मेरे फिर बाद में जो अब मैं कर दूंगा, इसको साथ साथ में होगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा। तो उसने काम मार्च अप्रैल में शुरू करा है। मार्च अप्रैल में जो काम शुरू होता है उसको 4 महीने में, चाहे कि ब्रिज जैसा काम, अब जब पानी आएगा, नदी जहाँ जाती है, नदी का जो बहाव क्षेत्र है, पहले वहाँ पर ऐसे भी डीप था पूरा, आपने वो भी देखा होगा, आप तो वहाँ जाते होंगे। फिर मैंने पिछले कार्यकाल में उसको थोड़ा पाइप डाल के कच्चा सा बनाया था, उसको दीवार वगैरह बनाकर MLA फंड से बनाया था। मैंने कहा आम जनता को परेशानी नहीं। मेरा ये सपना था कि ये सिर्फ ये नहीं, पूरे और विधानसभा में एक भी ऐसा पुल नहीं था कि जिसको हम मतलब कि क्रॉस कर सके, कि बिना टेंशन के रह सके। पूरे विधानसभा में एक भी पुल नहीं था। मेरी कल्पना थी कि मेरे विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं रहे कि पानी की वजह से बारिश में वो हॉस्पिटल के लिए बाहर नहीं जा सके और इलाज नहीं हो सके, या कोई इमरजेंसी में वहाँ जाने से। इसलिए मैंने प्रयास करके हर जगह पुल की स्वीकृति करवाई। मैंने देखा हुआ है, यही भैंसवाड़ा के जब नदी चलती थी कोई यहाँ खड़ा भी नहीं रहता था। आज उसी को लेकर जब थोड़ा सा काम चलता है, काम की एक प्रक्रिया है, काम शुरू होगा तो काम पूरा भी होगा। लेकिन भगवान जब हमारे पर, भगवान ने मेहरबानी करी, इंद्र भगवान ने, बारिश हो गई और पानी चला। चाहते तो उसको अगर राजनीति करनी होती तो मैं वहाँ पर फाटक बंद कर सकता था, वहाँ बंद करते तो पानी बिल्कुल बूंद भी नहीं आता यहाँ। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर 4 लोग परेशान होंगे, लेकिन ये 10 गांवों के लिए पानी जा रहा है जहाँ 50,000 की आबादी बसती है। ये पानी जाएगा तो 1 साल भर के लिए उनके कुएँ रिचार्ज होंगे, खेती होगी। ये क्या है कि संवेदनशील व्यवस्था है, सिर्फ राजनीति का विषय नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने, अब जब किसी अनजान व्यक्ति को पता नहीं कि ये बाईपास जाने के लिए दूसरे रास्ते खूब सारे थे, उधर से सामूजा के ऊपर से आए तो बादलवाड़ी से बाहर निकल सकते थे, इधर भैंसवाड़ा के अंदर से होकर बाहर निकलते वो भी एकदम सरल। लेकिन कोई अनजान व्यक्ति सीधा पानी आधे अंदर जाएगा तो वहाँ पर बाईपास कोई ऐसा था नहीं बनाया हो कि भाई वो था। काम चलेगा तो उसमें पुल बन रहा है तो उसमें अगर पहले से ही अगर इधर से उधर बढ़ देना तो गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती है और 2 दिन में वो दब जाता है। इसका एक प्रोसेस है, उसमें तकनीकी रूप से उसको सब देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े वाहन चलेंगे, बड़े वाहन वजन वाले जो हैवी वेट भी चलते हैं और ओवरलोडिंग भी चलते हैं। तो उसको लेकर पूरे प्रोसेस से कि ये हैवी लोडेड गाड़ी चलेगी, यहाँ पर पूरे ग्रेनाइट वाला तो उसको उस टाइप से बनाना पड़ता है। उसको लेकर पूरी अधिकारियों ने उसको मुझे आश्वस्त करा कि सर इसको लेकर हम बढ़िया करेंगे, इसलिए थोड़ा सा धीरे हो रहा है। मैं लगातार 10-15 दिन पहले उस पुल पर जाके आया था
मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ कुछ क्या होता है ना, जिसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था है, कैसे करना है, और उसका क्या होता है, कभी 30 किलोमीटर रोड बना हुआ है, 30 किलोमीटर में एक गांव के पोर्शन में आपका गांव घर का पानी उस रोड पर आएगा। डामर का रोड है, डामर और पानी के बीच में अगर आप पानी थोड़ी देर पड़ा रहेगा और उसके ऊपर से 2-3 ट्रक निकल जाए तो वो धंसना ही है और डामर खराब होना ही है। तो वो 30 किलोमीटर जो एक बढ़िया रोड बना है उसकी चर्चा नहीं करते हुए उस एक 20 फीट के खड्डे की, मतलब 20 फुट जो सड़क टूटा है उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि उनको पता है इससे हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे। ये आज के टाइम में यूट्यूबर चैनल वाले जो है ना, नेगेटिव जो नकारात्मकता है ना, वो ज़्यादा परोसने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे करने से व्यूअर्स बढ़ेंगे और उससे हमारी इनकम होगी। ये सिर्फ मतलब मैं ये कहता हूँ कि कहीं की जनता को गुमराह भी किया जाता है। उससे अच्छे व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा है ना, उसको कहीं न कहीं मन में लगता है कि नहीं यार, हम भी दूसरों के जैसे अगर करें तो ठीक रहता है, हम भी अपने हिसाब से ये जो काम, अगर मेरे को कल एक एक्शन ने तो ये यहाँ तक कह दिया, सर आपने ये इतना आपत मोल लेके, इतनी परेशानी मोल लेके इतने पुल स्वीकृत करवाए और उसके बाद में ये लोग इसकी कर रहे हैं। पहले जैसे रिपोर्ट बनाते तो कोई बोलता ही नहीं, पानी चला जाता है उसके ऊपर से और लोग खड़े रहते 3-3 दिन 4-4 दिन, तो कोई परेशानी नहीं होती थी। आज भूती का पुल है, जो जैसे बता रहे हैं कि भूती में मैंने उसको 4.5 करोड़ की स्वीकृत करवाई कि वो पुल बने। जनता, मैंने तो देखा हुआ है, मैंने हरजी का पुल का काम, बड़ा पुल करवाया, काम शुरू है, खवराड़ा का काम शुरू है, ये छिपरवाड़ा की नदी का काम शुरू है। तो ये काम इसलिए करवाया कि हमारी जनता परेशान नहीं हो। कुछ हो सकता है कि कुछ समय के परेशान हो, लेकिन लंबे समय के लिए फ़ायदा करने के लिए कुछ 4 दिन जब बारिश आई है, इसलिए बिना बारिश के लिए तो हमने सब जगह बाईपास बनाए, और वो भी कितने दिन के लिए, यहाँ 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रुके होंगे। तो ये अगर ऐसी भाव है तो थोड़ा सा जो अच्छे लोग हैं वो सोचते हैं कि यार काम करेंगे तो फिर ये तो होना ही है, तो वो पॉजिटिव जो सोचते हैं उनको सबको पता है कि काम हो रहा है, इसलिए पूरे क्षेत्र में हर विषय पर हर काम हो रहा है। इसलिए जो आपने पैसवाड़ा की बात करी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस काम को लेकर आपने देखा माधुपुरा का काम शुरू करवाया है, जो काफ़ी लंबे समय से हम सड़क बनाते हैं लेकिन पानी आ जाता है, वापस टूट जाता है, दोनों तरफ से दुकानदारों ने सब पानी, खुद का पानी पूरा सड़क पर डाल दे। अब हमने उसको भी 180 मीटर हम सीसी बना रहे हैं कि उसका पानी कम से कम पानी आएगा, लेकिन सीसी से जल्दी नहीं टूटेगा, तो उसको भी ठीक कर रहे हैं और उसको भी बढ़िया जल्दी 2 महीने में आपको लगेगा, इसी रास्ते पर आप जाओगे तो लगेगा कि वास्तव में कोई बढ़िया काम करा है। ये साकन्ना टोल के वहाँ जो ओवर ब्रिज है, उसकी दूसरी सर्विस लाइन जो है वो कब शुरू होने वाली है? बस वो इसको लेकर हमने बात करी थी 4-5 दिन पहले, उसके अधिकारियों से भी बात करी और उनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी बात करी है। उन्होंने कुछ तकनीकी रूप से कारण भी बताए, वो कि ठीक होते हैं हम जल्दी उसको शुरू करके, ये बाईपास जब शुरू होगा ना तो उसके साथ साथ में उसको भी कर देंगे कि भाई ये इसके लिए ही उन्होंने ये थोड़ा सा लंबित कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसको भी शुरू करवा देंगे। आहोर में रेल कनेक्टिविटी वो एक लोगों को बड़ी समस्या है कि उनको अगर जाना होता है तो या तो वो फालना की तरफ जाते हैं या वो जालोर की तरफ आते हैं, तो क्यों ना जालोर, आहोर और फालना को कनेक्ट कर दिया जाए। उसके बारे में आपकी कोई योजना या आपके बारे में आपके शीर्ष नेतृत्व से कोई बात चल रही है? मैं अगर इस विषय को लेकर आपसे चर्चा करूं तो इसकी पहले भी इसकी सर्वे हुआ था, जालोर, आहोर और फालना। और जालोर और फालना जब फिजिबल रूप से अपन देखते हैं, सर्वे हुआ है नो डाउट, उसमें कोई है नहीं, लेकिन अगर हम उसको अगर नियम संगत देखें या उसको देखें तो उसका अभी तक हमने 2-3 बार उसको भी कराया, तो अभी उसका उन्होंने कहा कि अभी इसका उपयोग कम है बनिस्पत। अब जैसे कि कई जगह सिरोही जिला मुख्यालय पर आज भी नहीं थी, जिला मुख्यालय ठीक है, तो वहाँ पर आज भी रेलवे लाइन नहीं है, तो उसको लेकर अब वहाँ से सिरोही से होकर बागरा होकर यहाँ जालोर आएगी तो बागरा जंक्शन बनेगा, लेकिन फिजिबल रूप से फिलहाल इसको स्टॉपेज है और भविष्य में उसके रास्ते खुलेंगे और भविष्य में जालोर फालना ज़रूर ट्रैक बनेगा और उस पर रेलें भी दौड़ेगी, लेकिन फिलहाल इसको रोका हुआ है, शांत रहना पड़ेगा। ये राजनीति से ऊपर, राजनीति में देखा हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसका बहुत जल्दी करवाएंगे, तो ये बात करने में कोई करने पड़ती है, करते ही है, लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ फिलहाल
मैंने अभी अभी बात करी, 2-4 बार बात करी है, लेकिन उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा, लेकिन उसको भी हम जब ये हो जाएगा तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे और उसको भी कहीं कहीं ट्रैक बनेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो नहीं है, भविष्य में उसको बनाएंगे। रूट मैप प्रिपेयर होने के लिए। हाँ, रूट मैप के लिए तो 2-3 बार सर्वे भी हुआ है उसका। ये जो आहोर से रोहित के बीच में एक तो पुल थाना और एक बूढ़ा रामा जो पुलिया आता है, वहाँ पे बारिश के दिनों में बहुत यातायात की समस्या रहती है, क्योंकि वो पुलियों पे जो संकरा है उस वजह से ट्रैफिक की दिक्कत रहती है। अभी आपने कुछ बताया था कि इतना करोड़ का जो सैंक्शन हो गया, तो उसमें क्या उसका भी है? मैंने कहा ना, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सैंक्शन सिर्फ इसके DPR के लिए बनी थी। अप्रैल मई में ये रोड काम शुरू होगा, अप्रैल मई महीने में। और ये आपके गुड़ारामा से लेकर एक भी छोटे से छोटी जगह पर भी कहीं कलवर्ट बनेंगे, और जो आपने कुलताना का वहाँ हाई लेवल पुल बनेगा, उसके बाद में ओवर ब्रिज भी बनेगा, वहाँ पर रेलवे ट्रैक, एक भी आपको कहीं रुकने के मतलब कि कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। ये आप जब काम शुरू होगा, और काम की जो 2 साल का जो पीरियड होता है, उस 2 साल में क्योंकि पुल का जो समय होता है, जैसे अभी अपना बाईपास शुरू है, साल 1.5 साल से शुरू है, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है काम का, तो क्योंकि आखिर में उसका जो तकनीकी रूप से जितना टाइम चाहिए उतना तो देना ही पड़ता है। तो वो रोड बनेगा, आपको एक लगेगा कि जोधपुर जाने का मात्र आप और से रोहित 1 घंटे में रोहित पहुँचेंगे, और 20-25 मिनट में आगे जोधपुर पहुँचेंगे। तो जालोर से आपको 1.5 घंटे में, मैक्सिमम 1.5 घंटे में जालोर से आप और जोधपुर पहुँच जाओगे, इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। वो ये इसी कार्यकाल में होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 5 साल में, मेरे इसी कार्यकाल में होगा और बढ़िया होगा। लंबे समय से और बस स्टैंड का हाल खस्ता है, इसके बारे में। लंबे समय से वैसे आपने सवाल भी करा है तो ठीक ही करा है। बस स्टैंड विषय ऐसा है कि जनता बस स्टैंड को ठीक रख सकती है, और मैं नया बस स्टैंड भी बना दूंगा ना। अगर जनता रोड पर खड़े रहकर बैठेगी बस में, तो बस वाला भी अंदर नहीं जाएंगे, जी। और उस बस स्टैंड की स्थिति होगी, वो स्थिति होगी। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इस बजट में मार्च महीने में और बस स्टैंड के लिए हमने नए बस स्टैंड को, नए सुचारू और एक वो कह सकते हैं ना, हेरिटेज बस स्टैंड बना रहे हैं। भले वो इसकी 1 करोड़ रुपए में शानदार, उसमें जो भी सुविधाएं चाहिए, टॉयलेट वाली, वो सब सुविधा के साथ में यात्रियों को बैठने के लिए उसका पूरा लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करें। यस, पूरा उस टाइप से बनेगा, ऑफिस भी बनेगा, और आपको उसका काम 2-3 महीने में उसको हम टेंडर कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये बजट मार्च महीने में, उससे पहले उसका काम शुरू करवा के बढ़िया आपको लगेगा कि एक ऐतिहासिक बस स्टैंड बनाए। और ये वापस मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से, कि जब बन जाए तो सुविधाओं के लिए जनता भी उधर जाके बैठे, और बस भी अंदर आएगी, और उसको ले फिर क्या होता है कि पूरे समय हम रोज़ उसको फॉलोअप नहीं कर सकते। बस वालों को फिर फ़ोन तो आते हैं कि बस अंदर नहीं आती है, जनता वहाँ खड़ी रहती है, 10 वहाँ खड़े रहे और 2 अंदर बैठे, तो 2 को कौन पूछेगा? 10 बैठ के, सवारियाँ बैठ के अंदर चली जाती है। तो फिर वो कहीं कहीं उसकी स्थिति, अगर वही बस स्टॉप, आज कोई भले बस स्टैंड है तो वो भले नीचा है, लेकिन वो कोई ख़राब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ हम उसको साफ़ सफाई से नहीं रखते तो धीरे धीरे ख़राब हो गया। पिछले 15-20 साल से उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसका ये खमेजा भुगतना पड़ रहा है। अब इस पूरे पॉडकास्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे अभी कुछ समय पहले आपने जिक्र करा, जवाई पुनर्भरण। जवाई पुनर्भरण से जुड़े हुए काफ़ी प्रश्न हैं। जैसे जवाई के लिए आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जिस बैनर तले हुआ भारतीय किसान संघ RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, उस पूरे आंदोलन में वो हुआ और कुछ नतीजा नहीं निकला। प्रशासन की तरफ से भी जब हुआ वो ना, जी, प्रशासन की तरफ आश्वासन दिया गया, और उसमें कहते हैं कि छगन सिंह जी की जितनी, क्योंकि छगन सिंह जी आंदोलन के लिए भी जाने जाते हैं, छगन सिंह जी अपनी विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं, छगन सिंह जी अपनी उपस्थिति के लिए भी जाने जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी उतनी सक्रियता ना लोगों को खली। दूसरा एक ऐसा प्रश्न कि ये जो जवाई पुनर्भरण है, इसी के साथ जुड़ता हुआ प्रश्न है कि ये जो जवाई नहर है, ये चांदराई तक है, तो उसे नौसरा तक बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सूखाग्रस्त है। तो वहाँ अभी तो चलो बारिश हो गई, कई वक्तों में बारिश नहीं होती है, तो वहाँ तक जाएगा तो वहाँ किसानों के लिए भी सहूलत रहेगी। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जिस समय भारतीय किसान संघ ने
कांग्रेस के राजनीति में भी बहुत बड़ा आंदोलन करा था। आपको जो उसमें हम भी बैठे थे, हम भी आना जाना करते थे। वो किसान संघ का था। किसान संघ को जितनी हमसे अपेक्षा रहती है हम उतने ही जा सकते हैं, ज़्यादा जाएंगे तो उनको भी ठीक नहीं लगता है। तो उस समय भी हम गए थे। उस समय स्थिति इतनी बढ़िया थी, उन्होंने कह दिया था, भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कह सकते हैं कि हठ धर्मिता के कारण पानी नहीं छोड़ा था, क्योंकि पानी उसमें एक्स्ट्रा था। पानी पीछे से उल्टा उन्होंने क्या किया, सही का पानी बंद कर दिया पीछे वाला, और सही का पानी तो वो झलक तो रही रहा था, 1 से फीट भर गया था। लेकिन उन्होंने उस किसान संघ के इसलिए नहीं कराया कि आपने अभी कहा है ना कि भारतीय किसान संघ के, इनके भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय किसान संघ भले भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, किसानों के हित के लिए लड़ने वाली सरकार है। इसलिए उन्होंने उस समय भी धरना करा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उन्होंने धरना करा। आपको जानकर खुशी होगी कि आपने कहा बेनतीजा वाला धरना नहीं था। देखो कुछ विषय समझने पड़ेंगे, क्योंकि तकनीकी रूप से हमें इस विषय को समझना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि तत्कालिक अभी एक विषय को लेकर आपको हमेशा एक अमित शाह का वीडियो हर व्यक्ति छड़ाते रहते हैं। आपने देखा कि आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब को जीता दो तो हम ये जवाई नदी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी नदियाँ पुनर्जीवित और जवाई नदी भी पुनर्जीवित करेंगे। इसका मतलब अमित शाह जी ने कहा है, तो उस पर काम होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम कैसे कि पानी तो पहले अगर होता वहाँ तो नदी तो पहले भी चल जाती। तो उसके लिए पूरा डीपीआर बनती है, डीपीआर बनेगी, उस पर पानी कैसे ना लिफ्ट करना पड़ेगा। करीब 5 बनाने पड़ेंगे। पानी जहाँ है और यहाँ आने में करीब कहीं तो 500 फीट की हाइट से लेकर वापस नीचे लाना, वापस यहाँ करना, लिफ्टिंग करके पानी लाना पड़ेगा। उसको लेकर डीपीआर जवाई बन रही है। तो वो अमित शाह जी, आज मैं कह रहा हूँ कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो कि आपने तो उस दिन जवाई ये काम होने में 8 साल का काम है। ये 8 वर्षों तक अगर 2 पार्ट में होगा तो 4 से 8 वर्षों में काम पूरा होगा। तो उसकी मैं तो ये कहूँगी इस कार्यकाल में इसी अगले बजट में इसकी बजट घोषणा हो जाए और 2-3 महीने में काम शुरू हो जाए। अगर काम शुरू हो गया तो आने वाले समय में जालोर की जनता को ये नदी भी पुनर्जीवित होगी। और दूसरा, जिस प्रकार से इसमें पानी आएगा, मैं एक और कह रहा हूँ, अब कभी कभी क्या होता है कि उसमें 7200 MCFT पानी आता है इस जवाई बांध में। 7200 MCFT पानी का वितरण प्रणाली में फिक्स कर दिया है कि 4000 आज के टाइम में पीने का पानी 3000 तो अभी चाहिए MCFT, और आने वाले समय में इतनी योजना बनी है कि 4000 से 4500 MCFT पानी चाहिए उसमें खाली पीने का। और अभी जो सिंचित क्षेत्र है जालोर और का 24 गांव है और उधर भी 26-27 गांव उधर भी है सुमेरपुर के, तो वो 40-45 गांव है, तो उनको सिंचाई के लिए भी पानी देना है। वो अगर उनकी बराबर मांग माने तो 4200 MCFT पानी की आवश्यकता रहती है। अगर उधर 4000 पानी वो ले और 4000 उधर, तो 1000 MCFT उल्टा पानी कम है। अगर पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए दिए तो नदी में छोड़ेंगे नहीं, वो तो उनके पास तो फिक्स है। नदी में छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता है, और एक्स्ट्रा पानी के लिए जो नए वो उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में, जो उदयपुर की उस साइड में जो योजना बनी थी जल जीवन मिशन के तहत, उनको भी वो कालीबोर ऐसा कोई बांध बन रहा है, तो उसको लेकर भी स्वीकृति दे दी है। 2 बांध बन रहे हैं, उसको भी 1000 MCFT की वो बांध बनेंगे, वो पानी इधर आएगा। सही की टनल चौड़ी हो रही है, उसका भी पानी, जो एक्सेस पानी जो जवाई बांध को अभी जो जितना आ रहा है, और सही बांध का ओवरफ्लो पानी जो गुजरात जाता था, सही की टनल जब चौड़ी हो जाएगी, 25% उसका काम ड्यू है, 25% पूरी, तो उसका 1 बूंद पानी भी सही का ओवरफ्लो होकर कभी नहीं जाएगा, वो पूरा जवाई बांध में आएगा। ये तो 3000 MCFT आएगा। उसके अलावा जो वो बनेगा उसमें जवाई बांध के 3 गुना जवाई बांध का पानी वो आएगा। जो आज जवाई बांध है उसका 3 गुना पानी, लेकिन उसकी डीपीआर बन रही है, और वो डीपीआर जब पूरी होगी, उसको कार्य जो उसका बजट घोषणा होगी, तो मुझे विश्वास है कि हमारा सपना पूरा होगा। जो आप क्षेत्र सिंचाई के लिए क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ेगा। उसमें भी जहाँ जहाँ आवश्यकता है, नौसरा में तो फिलहाल नौसरा के ऊनों में आपने देखा हो तो पूरा भरा हुआ है, बांगली बांध भरा हुआ है, अपने कई एनिकेट छोटे मोटे बहुत सारे भरे हुए, लेकिन बहुत से क्षेत्र जो बाकी है वहाँ सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन नदी जब चलेगी तो मुझे विश्वास है, नदी जब चलेगी तो
वापस जो उस क्षेत्र के बेरे जब सूख गए वापस उसको पुनर्जीवन होने का संभावना पड़ेगी। आज भी जो अभी आपने देखा होगा खूब सारे बेरे ट्यूबवेल वापस रिचार्ज हो रहे हैं। इसका कहीं न कहीं ये नदी चलती है तभी फायदा होता है। हम लोग जवाई पुनर्भरण के लिए जो हमारा सबका सपना है, भारतीय किसान संघ से लेकर आम जनता का सपना है कि जवाई पुनर्भरण हो। हम लोगों ने पुरानी जो गलतियां करी है, मैंने तो जोइला डाइवर्जन के लिए पिछली सरकार ने एक जोइला डाइवर्जन बनाया था। वो पूरा पानी जो पौसालिया से अपने इस नदी में आता था, हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा, हमारे क्षेत्र की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारी नदी में पहले भी पानी आता था। हम अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि हमारे दो साइड से, जहाँ पौसालिया है, पौसालिया नदी एक आती है जवाई बांध की, जवाई नदी जो अपने नौवी के यहाँ आकर, नौवी और प्लासिया के बीच में आकर दोनों मिलती है। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि पौसालिया का पानी सीधा इसमें आता है। लेकिन उस समय आज से 20, 25, 30 साल पहले वहाँ पर पौसालिया में डाइवर्जन बना दिया, तो वहाँ पर 8 घंटू भरते हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए वो डाइवर्जन कर दिया पानी का। तो आज उसका पानी कम आ रहा है यहाँ पर। तभी तो नदी अपने यहाँ जवाई बांध के बनने के बाद में भी नदी आती थी, लेकिन कालांतर में कम आ रही है। अब अगर आज देखे कालांतर के जब देखे व्यवस्था, तो आज की अगर व्यवस्था देखे तो पानी बहुत कम आ रहा है। वो पौसालिया के कारण ही हुआ, उसमें 8 घंटू। लेकिन अब की बार उसके बाद में पिछली सरकार ने वो जोइला डाइवर्जन बनाने का प्रयास किया। उसको लेकर मैंने आंदोलन करा, एक गांव गया था, उसको लेकर उसमें मैं हाईकोर्ट भी गया, रेट भी लगाई। तो उसमें भी कई तरह की जो पहले जो बना रहे थे एनिकेट, उसको मैंने उसमें गैप करवाया, उसकी हाइट कम करवाई, तो आज वो उसका पानी चल रहा है। देखो कुछ व्यवस्था ऐसी होती है, क्योंकि आग लगती है वो सबको दिखती है। आग जो लगती है ना, सड़क टूटा हुआ है, खड्डा है, वो तो दिखता है। लेकिन लंबे समय का जो नुकसान हो रहा था, उसको जो बचाया है, उसके लिए कोई चर्चा नहीं करेगा। आपका पानी जब डीप में से जा रहे थे, रास्ता पूरा बंद हो रहा था, तब आप नहीं बोलते। जब आपका पुल बन रहा है, उसमें काम शुरू है, तब उसमें आप कमियां ढूंढ रहे। अरे काम पूरा होने के बाद कमियां ढूंढो कि ये कमी है। अब आपको पता है कि कोई क्या बन रहा है, पता ही नहीं है किसी को। अभी 25% काम हुआ है, उसको लेकर कमियां ढूंढ। लेकिन जो अच्छा काम हुआ जोइला डाइवर्जन, उसमें भी लोगों को गुमराह करा। अरे वो तो बन गया, बना कहाँ, वो काम शुरू था। मैं 3 बार वहाँ जाके 50 कार्यकर्ताओं के साथ में जाकर वहाँ पर काम रुकवाया। वहाँ पर कई तरह के, वहाँ भी जो अधिकारी से बात करनी थी, उसको लेकर मैं पूरे विधानसभा से लेकर या अधिकारी से मिलकर उसका बहुत बड़ा आंदोलन करा था। ये तो मैं 22 दिन बैठा, इसलिए आप सबको पता है। मैं सड़क और उस जोइला डाइवर्जन को अगर विषय देखे ना, तो वो भी बहुत बड़ा व्यवस्था थी। उसको बहुत जबरदस्त के साथ में मैंने खुद ने हाईकोर्ट भी गया हूँ, उसको भी रेट लगाई और उसको लड़ा। और इसी कारण वहाँ की व्यवस्था, अगर कभी कोई मेरे साथ आपको टाइम मिले तो आना। मैंने इस प्रकार से उसका जो काम हुआ था, जवाई बांध का जो उस समय खर्चा आया था, उससे डबल का पैसा वहाँ स्वीकृत हुआ था। भले उस समय और उसमें आज तो हजारों करोड़ का फर्क हो गया है, लेकिन उस समय की अगर जवाई बांध की बात करें तो वो कम पैसों में बना था, उससे डबल पैसों से वो बन रहा था। तो उस समय अगर आज बात करें तो वो भी अपने लिए बड़ा नुकसानदायक होता। उसको हमने वापिस उसकी हाइट को कम करवा के आज जो नदी आई है तो वो उस साइड से आई है और थोड़ा बहुत जवाई बांध की तरफ से आई। जवाई बांध की फाटक थोड़ी खुली है, ये तो इधर उधर से पानी आया। तो जवाई पुनर्भरण आज भले राजनीतिक विषय बनाते होंगे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी को नदी जोड़ने के लिए, पुनर्जीवित करने के सपना उन्होंने देखा है और उसको कारगर करने के लिए मोदी जी ने कई नदियों को जोड़ा। क्योंकि कई ऐसी नदियाँ होती है कि उसको अगर तुरंत प्रभाव से शुरू करें तो उल्टी सेम समस्या बढ़ जाती है। इसको सोच समझकर, तकनीकी रूप से देखकर, नदी अगर 12 मास चलने जैसी है या कैसी है नदी, उसको लेकर तकनीकी रूप से देखकर भी नदियाँ शुरू करवानी पड़ती है या नदियों में पानी छोड़ना पड़ता है। उस विषय को लेकर भी समझना पड़ता है, लेने के देने नहीं पड़ता है, उस व्यवस्था को भी देखना पड़ता है। कि व्यवस्था, कोई काम व्यवस्था बनाने के लिए करते हैं, व्यवस्था खराब करने के लिए नहीं। इसलिए नदियों को नदियों से जोड़ने के लिए तकनीकी रूप से पूरा अध्ययन करके ही करते हैं। और वो जवाई पुनर्भरण करके जो अमित शाह जी ने कहा है, उस सपना भी पूरा होगा। नदियाँ भी चलेगी और क्षेत्र भी बढ़ेगा। उसको लेकर जालोर जिले का हक भी निर्धारित हो गया। आपने कहा था तो बेनतीजा रहा। अभी मैं मिल के आया हूँ ACS से, मैंने कहा 2 घंटे, उसमें जालोर के लिए हक निर्धारित भी हुआ है, जालोर की बात भी हो रही है। हर समय जालोर के लिए इस व्यवस्था में नाम ले लिया। पहले सिर्फ जालोर नहीं था,
सिरोही, पाली, जोधपुर की बात होती थी, अब उसके साथ साथ में जालोर की बात होती है। ये किसान संघ के धरने के कारण ही हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में करा है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा ये किसान संघ किसानों के लिए करेगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब व्यवस्था को समझना है, विषय को समझना है, जो सही में लड़ाई लड़ रहे उसके साथ में। और आपने ये दिखा कि आपको जितना देखना चाहिए था उतना नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद में क्या होता है कि मैं जितना जाना चाहिए था उतना गया था, उनकी जितनी आवश्यकता उतनी हम उनके लिए अधिकारियों से और मुख्यमंत्री से बार बार मिलकर ये बात कर रहे थे कि उनके लिए करना पड़ेगा, ये जायज़ मांगे, जालोर जिले की जायज़ मांगे, उसको बार बार हम मिल रहे थे। इसी के कारण से ये हुआ है। ये आने वाले समय में फायदा होगा। मैंने कहा नहीं, आग लिखती है वो सबको दिखती है और जंगल की आग किसी को नहीं दिखती, जब घर तक आती है तब जाके जागते कह रहे बुझा नहीं आग। तो ये हम लोग जंगल की आग बुझाने वाले हैं, घर तक नहीं आने वाले देने वाले हैं। हम लोग जो पुरानी समस्या है उसकी जड़ से समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। भारतीय व्यवस्था में हर 10 साल में जनगणना होती है, अभी कुछ कारणों से नहीं हो पाई, 2026 में आई गेस प्रस्तावित है। उसमें रिलीजन कॉलम में एक ORP की व्यवस्था हुई है, अदर रिलीजन्स परस्यूशंस। तो उसको लेके कई चिंतक दोनों तरफ, जो दक्षिण विचारधारा के, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के, उसको चिंताजनक बता रहे हैं भारतीय समाज और हिंदू समाज के लिए। और जो वाम विचारधारा के वो कहते हैं कि इससे, या जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इससे व्यक्ति को अपना एक्चुअल जो रिलीजन आइडेंटिटी है, जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, वो उसको पता लगेगी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई भारतीय समाज के लिए एक संकट है? ये सीधी चोट उस सनातन पर है कि धीरे 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 पहले अलग अलग, आपको पता है कि पहले जनसंख्या की जनगणना आपने बात करी है 2026-27 में हो रही है, उससे पहले कि 21 की और 11 की जनसंख्या को अगर बात करें उसके कॉलम भी देखें तो पहले सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 धर्मों की बात करते थे और उसको लेकर ये होता है। जनगणना पूरे विश्व में करवाते हैं, वही लेकर सब जगह होती है। तो इस प्रकार से तो कॉलम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई 3 धर्मों का, और उसमें पुर्तगाली हो गए, तो उस समय पुर्तगाली और डच वगैरह। अब उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, 2021 की जनगणना में, 11 की जनगणना में उन्होंने सिख और जैन को जोड़ दिया। जैन, जबकि जैन और सिख, बौद्ध, ये सब क्या है, हिंदू धर्म के ही पार्ट है। ये उन्होंने जैसे को कह सकते हैं कि ये पंथ थे, ना कि धर्म थे। पंथ को धर्म बना दिया धीरे धीरे, ये उनकी भाव है। और धीरे धीरे मैं तो कह रहा हूँ जातियों को भी धर्म बनाएंगे, ये देख लेना हमारे समय में हो जाएगा। अब धीरे धीरे सब अलग अलग, जितनी इनकी जो भाव है ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति गणना कौन करवाना चाहते थे, जो उनके, फिर भी कुछ व्यवस्था तक सरकार ने भी चाहा, चलो सबकी इच्छा है तो उन्होंने भी इसका हामी भरी है। लेकिन मैं तो इस आपको कहना चाहूँगा कि हमें हमारे सनातन को, जिस सनातन ने पूरी सृष्टि, किसी की संस्कृति नहीं इतनी लंबी चौड़ी पुरानी, हम जाते तो 200-300 साल, और आज भी वहाँ जाते हैं ना, मैं USA भी जाके आया हूँ, अमेरिका जाके आया हूँ, वहाँ पर भले विकास हुआ होगा, हो सकता है विकास हुआ, लेकिन उनका अगर वहाँ की अगर व्यवस्था देखे तो उनकी संस्कृति कोई पुरानी नहीं है। हमारे तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखे तो कितनी पुरानी संस्कृति, हम रामायण महाभारत के, ये क्या है। अब आपने देखा होगा हर व्यवस्था में हम इतने आगे थे, आज भले वो AI तकनीकी आती है, हमने देखा तो लाइव टेलीकास्ट वाली व्यवस्था आती है, उसमें महाभारत कालीन जब देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट वाला व्यवस्था, तो महाभारत में वो संजय बता रहा था, धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट बता रहा था। तो ये क्या है, उस समय अगर विमान की बात करें तो उस समय हमारे सब व्यवस्था थी, लेकिन उसको जब ऐसे प्रलय तूफान आते, प्रलयकार तो सृष्टि नाश होते, उसमें सब खत्म हुआ होगा, वापस पृथ्वी का संरचना हुई, उसमें वापस ये बन रहे। तो हमारे साहित्य को आपने देखा होगा 6-6 महीने तक हमारे साहित्य जलते रहे, उन्होंने जलाने का प्रयास किया। और पूरे साहित्य जो लिखे हुए साहित्य थे, जिस यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 महीनों तक हमारे जितने साहित्य थे 6 महीनों तक जलते रहे। इतना बड़ा इतिहास था अपना, उनको नष्ट करने का प्रयास किया और फिर भी हमारी हस्ती मिटी नहीं। इसी कारण तो हम लोग, हमारी इन्होंने सीधा शिक्षा से लेकर सभी तरह से, चारों तरफ से हमको
इनडायरेक्ट रूप से कैसे इसकी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को हम नष्टात्मक करें, ऐसा प्रयास कर रहा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आप कह रहे हैं ना ये ORP वाली व्यवस्था, उसको हमको समझना पड़ेगा। और जो सनातनी है उनको मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू है तो हिंदू लिखिए, और दूसरी व्यवस्था में दूसरे धर्म के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुसलमानों के लिए मुसलमानों, उनके लिए कोई आया है कभी कि ये करना है? हमारे सब अलग अलग कर रहे हैं। ईसाइयों के लिए कोई कॉलम आ रहा है क्या? नहीं आएगा। हमारे ये कॉलम बना रहे, क्यों कि इसकी संस्कृति को कैसे खत्म करें। अभी जनगणना की बात चली, पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है, वो 2011 की जो जनगणना हो उसके आधार पर लोगों का ये कहना है कि अगर 2011 के बाद में 2010 साल जो है 15 साल हो गए 2025 में, तो जैसे कि उनका पैरामीटर्स है 2500, आई गेस 2500 की आबादी वाला है तो उसको ऐसा पंचायती बनाएंगे। तो अगर कोई जैसे 2011 में 2300 था, तब तो वो 15 साल में उस पैरामीटर्स को क्रॉस कर दिया है। तो कई ये पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण लगता है। इसका आपको इस विषय को समझना पड़ेगा कि पंचायत पुनर्गठन का जो विषय है, पहले 4000 जनसंख्या का था। तो 4000 जनसंख्या में पिछली बार भी प्रयास किया था उन्होंने, और 4000 जनसंख्या पर ही बनाना था। तो 4000 जनसंख्या पर कोई नई पंचायत बन नहीं रही थी। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में विचार करा और उसको 4000 से 3000 पर लाए, और 3000 पर लाकर 10% और उसमें कम करने का काम करा कि भाई तब 2550 तक ये बन जाए। तो 4000 जो जनसंख्या पर बन रहा था, तो ये उसकी जनसंख्या, अब आज आप जो 21 की बात करें तो उस पंचायत की सही संख्या 4000 होगी। तो 4000 अगर बात करें तो उसी को लेवल को लेकर हमने, क्योंकि जनसंख्या चैलेंज नहीं कर सकते जब तक जनगणना नहीं, लेकिन हम उन्होंने कानून में बदलाव करते हुए कि 2550 तक हम इसको पंचायत बनाएंगे, तो वो हो सकता है वो 4000 हो, तो उसका काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आखिर में पंचायत के लिए मापदंड, क्योंकि उसमें सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें ग्राम विकास अधिकारी भी लगाना पड़ेगा, वहाँ पर पंचायत भवन भी बनाना पड़ेंगे, वहाँ पर सरकारी सुविधाएं भी सब करनी पड़ेगी। तो इस कारण से ये जो करा है, पहली बार पिछले 3 टर्म से सभी पंचायत पुनर्गठन की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अबकी बार जालोर मात्र में 106 के करीब ग्राम पंचायत नहीं बन रही है। अगर नहीं बनती, अगर उसी पैरामीटर से चलते तो एक भी नहीं बनती। तो ये बहुत ही सोच समझ कर फैसला करा है। एक जो फसलों में खराबा हो रहा है बारिश की वजह से या कई कारणों से, तो उसमें जो बीमा कंपनी है वो क्षतिपूर्ति नहीं दे रही। उस तरफ की ऐसी हमने लोगों से बात करी तो वो बता रहे हैं कि वहाँ जो क्षतिपूर्ति है कंपनियाँ नहीं दे पा रही। ये अलग बात है कि आपके क्षेत्र में अनुदान बहुत मिल रहा है, अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों में आपका क्षेत्र सबसे आगे, लेकिन क्षतिपूर्ति क्योंकि कंपनियों का अपना और सीधे सारे लोग इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो फसल बीमा जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, उसमें पैरामीटर बने हुए हैं। अगर हम लगातार फसल बीमा का पैसा ले रहे हैं, हमने 2021 में भी ले लिया फसल बीमा, 22 का ले लिया, 23 का ले लिया, तो उसका उत्पादन क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसमें जो बीमा बढ़ता है ना, उसमें सब नॉर्म समझ जाते हैं कि भाई ये इसमें पैदा ही कम हो रही है, तो फिर उस पैदा, अब आप बीमा भले बड़ा करा रहे, लेकिन उसमें देखते कि उत्पादन क्षमता है उसकी 4 साल बाद में, तो आपने जहाँ 4 बोरी की जगह 20 किलो तक आ गया है, तो वो क्लेम बढ़ता है, तो फिर वो भी कम बढ़ता है और क्लेम भी नहीं बनता है कि भाई यहाँ पे उत्पादन ही नहीं होता तो कैसे क्लेम बनेगा। उत्पादन की क्षमता के अनुसार क्लेम बनता है। तो हमने उसको भी लड़ाई लेकर, अब की बार हमने 10 पंचायतों में उसको लेकर अपील उन्होंने करी थी इसके विरुद्ध में। हमने यहाँ पंचायत से लेकर यहाँ तक कलेक्टर साहब की, तो उनकी अपील यहाँ पर खारिज करवाई, फिर जयपुर लेवल पर भी खारिज करवा के करीब 50 से 60 करोड़ रुपए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा के दिलवाए। उसके लिए मैं इसमें क्या कि जब उत्पादन होता है ना, सही तरीके से फसल पैदा हो, तो मैं किसानों से निवेदन करूँगा इस मंच से कि आप ऐसे समय में जब आपका फसल बीमा नहीं बन रहा है, तो जो उत्पादन पूरा हो रहा है वो पूरा का पूरा बताएं, जो हो रहा है वो, उसमें आप कटौती नहीं करें। पर जब आप उत्पादन बताएंगे, तब नेक्स्ट टाइम जब इंश्योरेंस करेंगे तो क्लेम बढ़ेगा, तो पूरा वापस क्लेम आना शुरू हो जाएगा। उसमें भी कई तरह की इसमें नियमावली बनी हुई है। उसको लेकर कभी कभी किसान क्या करते हैं कि जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी फ़ोन नहीं करते। कभी ऐसा पूरा एरिया ख़राब होता है, तब तो कहीं 2 रूल्स आ जाते हैं, तो उसमें पूरा एरिया कर देते। अब फिलहाल पर्सनल व्यक्तिगत किसान को फ़ोन भी करना पड़ता है फसल बीमा का।
आपने जैसा कहा अनुदान का पैसा पूरे राजस्थान में और विधानसभा में बिफर जॉय का आया था। 140 गाँवों में करीब 80 करोड़ की सैंक्शन थी, लेकिन करीब 40,000 किसानों ने करा है इसको, तो करीब 50 करोड़ रुपए उसका अनुदान आ रहा है। लिस्ट बन गई है, आधे से ऊपर किसानों के खातों में पैसा आ गए, धीरे धीरे उनके भी खातों में पैसा आ रहा है। लेकिन कभी कभी इस पर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, अनुदान की बात करने वाले विधायक और अभी तक अनुदान नहीं आया। भैया जो तू प्रश्न पूछ रहा है ये तो पता कर कि अनुदान और कहाँ आया है, और मैं कम से कम आया तो है, और आया तो अच्छा आया है, उसको आप लिस्टेड हो गई है, आपके सरकार के खाते में आप चढ़ गए हो कि आपके पैसे आएंगे। सरकार में हो सकता है कि अभी आपके कुछ समय प्रोसेस में भी है, कुछ धीरे धीरे जो वित्तीय स्वीकृति होती है धीरे धीरे खाते में आते रहते हैं। तो ये 40-50 करोड़ रुपए सबके खाते में आएंगे, और ये ऐतिहासिक काम पहली बार हुआ है जो अगर पूरे जालोर जिले में भी आया था, मैं इस मन से कहना नहीं चाहूँगा, पूरे राजस्थान में आया था, और सिर्फ पैसा अपने खाते में क्यों आया, अपने किसानों के खाते। तो ये लड़ाई लड़के लाए, उसका मतलब कि जो किसान तो मेरे को जिस गांव में जाते उसका तो धन्यवाद देते, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी होशियारी बताने के लिए ऐसे इस तरह के, जिसको कह सकते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं, और ऐसे सोशल मीडिया पर अपना वो कर देते, छड़ा देते और वाहवाही लूटने के लिए, जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो पॉडकास्ट है ये अपने आखिरी चरम पे, और अब थोड़ी नॉन पॉलिटिकल बात होगी, बहुत पॉलिटिकल बात होगी। आपका काफ़ी पूरा दिन आपका व्यस्त रहता है और आप पॉलिटिक्स का और इसी से उलझे रहते हैं, तो थोड़े से हल्के फुल्के प्रश्न लेंगे। राजनीति आपको मानसिक रूप से थका देती है? हाँ, वैसे काम करने में तो थकान नहीं आती, लेकिन जब ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स से भी नेगेटिव कमेंट, मतलब अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ उसका अगर कोई प्रश्न पूछे तो मुझे खुशी होती है कि वास्तव में ये आवश्यकता अपने क्षेत्र की। लेकिन जो अपन हम लोग जो हम जो काम कर रहे हैं और उसके काम होने के उपरांत भी उसका नेगेटिव बात करके उसका करते, तब 100% थकान आती है कि साला क्या पूरे दिन भूखे प्यासे दौड़ते हैं और लास्ट में ऐसे व्यक्ति पूरा दिमाग खराब कर देते, तो ये थकान वास्तव में आती है। आपके जीवन में किसी भी तरह से हो सकता है, इसका पॉलिटिकल जवाब नहीं चाहिए हमको। हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह के गिल्ट होते हैं, अफसोस होते हैं। क्या आपको जीवन का कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई चीज़ जो आप कर नहीं पाए, शायद आपके थोड़ा एक्टिव होने से या वो हो पाता, तो ऐसा कोई अफसोस है छगन सिंह जी को? कुछ बातें राज है तो राज ही रहने रहे तो ठीक है। तो आप बताइए कि जब आप एकदम फ्री हो, मतलब कभी कभार आपको थोड़ा सा फ्री मिलता हो, तब आप क्या करते हैं? जैसे आप अकेले हो, घर हो, तो आपका वैसे favorite मैं time ईमानदारी pass? से बोलूँ तो पिछले 7 वर्षों में अगर और रहता हूँ तो फ्री बिल्कुल नहीं रहता। जयपुर गया हूँ और जयपुर में भी मैं 2 दिन के लिए गया तो वहाँ बिल्कुल फ्री नहीं रहता। लेकिन अगर 4-5 दिन जयपुर रहा हूँ, खुद के लिए कभी खुद के लिए समय, तो वो परिवार वाले शिकायत रहती है परिवार वालों की, उनके पास रहने का प्रयास करता हूँ कि वो फिर क्या करते हैं कि मैं रात को अगर 10 बजे घर पे आता तो वो जाग कर बैठते, वो 2 बजे तक परिवार वाले बैठे रहते, अब बात तो करो हमसे, तो कम से कम। तो उस समय भले वो रात को 2 बजे तक भी बैठना पड़ता है वो परिवार के साथ में, तब वो ठीक है, वो फ्री टाइम है, क्योंकि 10 बजे के बाद में फ़ोन बंद होते हैं, कम आते शुरू होते हैं, तो 10 के 2 के बीच में फ़ोन भी नहीं आते। उसमें परिवार के साथ में ज़रूर एक बच्चा एक बच्ची है और एक पत्नी है, चारों हम जयपुर रहते, तो थोड़ा समय साथ में बिताते। कभी कभी अब की बार मूवी भी देखने गए थे परिवार के साथ में, पहली बार करीब समझो मूवी तो अच्छा ही था, याद इतना ही रहता है मेरे को तो ना, अच्छी मूवी थी, पारिवारिक मूवी थी, अच्छी देख के आए थे। तो दोस्तों ये थे आहोर विधायक छगन सिंह जी, जो बोलते हैं तो यूँ लगता है कि वो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बोल रहे, वो दिल से बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं। इनकी बात वाकई लगती है कि यह अपने क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव कितना होगा वो तो समय के हस्ताक्षर बताएंगे, लेकिन ये थे हमारे विधायक छगन सिंह जी, और बहुत बहुत धन्यवाद छगन सिंह जी आपके समय के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।